सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो है हम लोग आज जो देखने वाले हैं यानी प्राचीन भारत में जो है हम लोग जो है अध्याय 10 को गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 9 तक देख चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना है। हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक को जो है आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्रम में जो देखेंगे आप गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को व्याख्या के सहित यानी व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। देख सकते हैं यही बुक है आपका। इस बुक में जो है 6 से लेकर जो है 12 तक के ओल्ड एवं न्यू जो है एनसीईआरटी बुक से जो है प्रश्न लिए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आपके व्याख्या के साथ दिए गए हैं इसमें और आपका जो है आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपके गुप्तोत्तर कालीन राजवंश से संबंधित प्रश्न है और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, कितने कथन इसमें सही हैं। देखिए प्रभाकर वर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके देखना है कौन से कथन सही है। तो प्रभाकर वर्धन ने जो है गुर्जरों और हुनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, कथन सही है। प्रभाकर वर्धन ने जो है मालवा तथा जो है गुजरात तक अपना अधिकार स्थापित किया, भी कथन सही है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका भाई जो है राजवर्धन गद्दी पर बैठा था, यह कथन आपका सही नहीं है। सिर्फ पहला और दूसरा कथन ही सही है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के बाद उसका बड़ा पुत्र यानी राजवर्धन जो है 605 से 606 ईस्वी गद्दी पर बैठा। कुछ समय पश्चात बंगाल के गौड़ शासक जो है शशांक ने राजवर्धन की जो है धोखे से हत्या कर दी। तो इस तरह से तीसरा कथन आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन आपका सही है कि प्रभाकर वर्धन जो 580 से 605 ईस्वी ईसा पूर्व के जो है राजेरोहन के साथ जो है पुष्पभूति वंश मजबूत और शक्तिशाली हो गया। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने जो है गुर्जरों और हुनों के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी और मालवा तथा गुजरात तक अपना जो है अधिकार स्थापित किया। उन्होंने अपनी बेटी राजश्री का विवाह जो है कन्नौज यानी आधुनिक कानपुर के निकट है आपका के मौखरी राजा जो है गृहवर्मन से किया था। इस प्रकार जो है उसने कन्नौज को अपना जो है सहयोगी बना लिया। प्रभाकर वर्धन का साम्राज्य जो है बनाने का सपना जो है अंततः उनके छोटे बेटे हर्षवर्धन द्वारा जो है साकार किया गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखी जाए तो प्रभाकर वर्धन के संबंध में पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। चलिए आगे है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर जो है आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का जो है शासन था आपका, किसका था? तो देखी जाए तो मगध के गुप्त का था आपका। ठीक है, उसके बाद में थानेश्वर के पुष्पभूति का, उसके बाद में कन्नौज के मौखड़ी का, उसके बाद आपके बल्लभी के जो है मैत्रक का था। यानी ऑप्शन बी के अनुसार आप देख सकते हैं ये राजा थे आपके। ठीक है, ऑप्शन बी देख सकते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर जो है आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में मगध के जो है गुप्त, थानेश्वर के पुष्पभूति, कन्नौज के मौखड़ी और जो है बल्लभी के मैत्रक इत्यादि विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ। मगध के गुप्त तथा थानेश्वर के पुष्पभूति शासकों ने अपनी जो है शक्ति का विस्तार किया। कन्नौज के मौखड़ी तथा बल्लभी के मैत्रक इस दौरान जो स्थानीय स्तर पर शासन करते थे। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के पुष्पभूति तथा कन्नौज के मौखड़ी वंश के शासन का विलय कर जो है सशक्त शासन की स्थापना की आपका। ठीक है, हर्षवर्धन आपका। चलिए आगे है कि हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही है। तो पहला कि हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था, सही है आपका। हर्षवर्धन के शासन का जो आरंभिक जीवन का इतिहास हेन सांग के विवरण से मिलता है आरंभिक, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, तीसरा कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यह कथन सही है, यानी दूसरा कथन आपका सही नहीं। तीसरा कथन सही है आपका, देख सकते हैं, और तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि हर्षवर्धन के शासन का जो है आरंभिक जीवन इतिहास है के विवरण से नहीं, बल्कि यह जानकारी आश्रय प्राप्त कविवान भट्ट की रचना जो है हर्षचरित से मिलती है। तो इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा पर हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही जो है संपूर्ण भारत का शासक था, ऐसा। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके।
कौन से कथन सही है? तो हर्षवर्धन के पूर्व जो है शासकों की राजधानी थानेश्वर थी, सही है आपका। हर्षवर्धन ने जो है असम को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये भी कथन सही है। उसने दक्कन के सभी राज्यों को जीत लिया था, यह तीसरा कथन आपका सही नहीं है कि जो है, क्योंकि हर्षवर्धन का जो है दक्कन अभियान जो है सफल नहीं रहा था आपका। हर्ष के दक्कन अभियान के समय जो हुआ तापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय था, उसके जो है ये होल प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने हर्ष को पराजित किया था। तो इसलिए देखी जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन आपका सही है कि पुष्पभूति वंश, जिसे जो वर्धन राजवंश के रूप में भी जाना जाता है, कि जो है प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन के शासन काल बनने के पश्चात कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया गया। हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो अतिरिक्त पूर्व में जो है कामरूप यानी असम तक फैला था आपका। दक्कन अभियान में वह सफल नहीं रहा आपका, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है आपका। आगे कि हर्ष के साम्राज्य विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका? तो हर्ष ने अपना जो है अधिकार दक्षिण की ओर जो है दक्कन तक बढ़ाने की कोशिश की, यह सही आपका। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का जो है दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण था, यह भी सही है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्ष को पराजित किया, भी कथन क्या है? सही है। हर्ष पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में पुलकेशिन ने जो परम भट्टारक उपाधि धारण की थी, यह चौथा कथन सही आपका नहीं है, क्योंकि हर्ष पर जो है अपनी विजय के उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने परम भट्टारक नहीं बल्कि जो है परमेश्वर की उपाधि धारण की थी आपका, ठीक है। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो उसको जो है बौद्ध धर्म से लगाव था, उसने जो है जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया, भी सही है आपका। उसने जो है दूसरे धर्मों को जो है हतोत्साहित करने का प्रयास किया आपका, यह कथन क्या है? यानी सही नहीं है आपका, पहला कथन सिर्फ सही है आपका, ठीक है। सही लगाव था और शायद जीवन के अंतिम वर्षों में वह जो बौद्ध भी जो है बन गया। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने ही जो है हर्ष के संबंध में लिखा है आपके, ठीक है। दूसरा सही नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से अवश्य जुड़ा था, लेकिन दूसरे धर्म को भी जो है निरंतर उसका जो है आश्रय मिलता रहा आपका, तो इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है आपका। हर्षवर्धन के काल में जो भारत आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपके। तो देखी जाए तो ह्वेन-सांग 20 वर्ष की उम्र में जो है बौद्ध भिक्षु बन गया था, सही है आपके। अपनी यात्राओं के दौरान उसने जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा किया, सही है आपके। ह्वेन-सांग अपने साथ बुद्ध के अवशेषों के जो 150 टुकड़े ले गया था, ये भी सही है। ह्वेन-सांग अपने साथ जो है 657 खंडों में जो है मूल्यवान पांडुलिपियों ले गया था, ये सारे कथन सही है आपके, ठीक है। सारे कथन सही है। ह्वेन-सांग ने जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया। इनका जो है जन्म 612 ईस्वी में जो है चीन में हुआ था। यह 20 वर्ष की उम्र में जो है बौद्ध भिक्षु बन गया था। अपनी यात्राओं के दौरान उसने जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत के विभिन्न जो है पवित्र स्थानों पर जो है दौरा किया। ह्वेन-सांग ने लगभग 5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हर्ष ने जो है बुद्ध के प्रति उसकी जो है गहरी भक्ति और जो है बौद्ध धर्म के गहन ज्ञान के लिए उसकी प्रशंसा की। ह्वेन-सांग अपने जो है साथ साथ बुद्ध के जो है अवशेषों के 150 टुकड़े और सोने चांदी चंदन की बड़ी संख्या में जो है बुद्ध की प्रतिमाएं तथा जो है सबसे बढ़कर 657 खंडों में मूल्यवान जो है पांडुलिपियां ले गया था आपका। तो सारे कथन इसके संबंध में हर्षवर्धन के काल में आए ह्वेन-सांग के संबंध में सही है आपका। हर्ष और चीन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चीन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो हर्ष के मृत्यु के बाद एक जो आयोग राजा ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, यह सही है आपका। चीनी राजदूत ने जो हर्ष का राज हड़पने वाले राजा को जो उखाड़ फेंकने के लिए सेना जुटाने हेतु जो है नेपाल और असम पहुंचा। ये दोनों कथन आपका क्या है? सही है आपका, ठीक है। हर्ष और चीन के संबंध में दोनों कथन सही है। हर्ष के जो है चीन के साथ जो है मधुर संबंध थे, ठीक है। समकालीन तांग सम्राट जो है ताई त्सुंग ने जो है 643 ईस्वी में और जो है 647 ईस्वी में अपने दरबार से जो है दूत भेजा था।
दूसरे अवसर यानी 647 ईस्वी पर जो है चीनी राजदूत को जो है पता चला कि हर्ष की हाल ही जो है मृत्यु हुई है। यह जानने पर कि एक जो आयोग राजा ने जो हर्ष के राज पर जो कब्जा कर लिया है, तब चीनी राजदूत जो है उस हड़पने वाले राजा को जो उखाड़ फेंकने के लिए सेना जुटाने हेतु नेपाल और असम पहुंचे। बाद में जिस राजा ने जो है राजगद्दी पर कब्जा कर लिया था उसे बंदी बनाकर चीन ले गया। आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, आगे है कि कथन दिए गए हैं, कौन से कथन गलत हैं आपके, कौन से कथन गलत हैं कि चीनी जो है तीर्थ यात्री फाहियान ने जो है कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्बौद्ध परिषद में हिस्सा लिया था। यह कथन सही नहीं है। चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का जो है प्रतिरोधी बनाया। ये दोनों कथन आपके देखा जाए तो सही, दोनों कथन सही नहीं है। फाहियान जो है कनिष्क के शासन काल में नहीं बल्कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासक काल में भारत आया था। ह्वेनसांग ने जो हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म का जो है महान समर्थक माना था। इस दौरान जो है बौद्ध धर्म तथा जो है आपके बौद्ध संस्थाओं की जो है विकसित अवस्था की जो है जानकारी ह्वेनसांग ने दी है। आपका प्रतिरोधी नहीं बनाया आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आगे है कि राजा बड़ी मात्रा में जो है साजो सामान लेकर जो है यात्रा करते थे। उनमें जो है हथियारों के जो है अतिरिक्त रोजमर्रा के आने वाले जो है चीजें जैसे बर्तन, असबान, जिसमें जो है सोने के जो है पैदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान यानी पशु पक्षी जो है देख सकते हैं आदि जो है विभिन्न प्रकार की चीज शामिल थी। उपयुक्त कथन किसके द्वारा किसके लिए कहा गया आपके, तो यह कथन जो है वानभट्ट के द्वारा जो है वर्धन शासकों के बारे में कहा गया है। ठीक है, वानभट्ट ने कहा है वर्धन शासकों के बारे में यह सब चीज। ठीक है, वानभट्ट द्वारा जो है वर्धन शासकों के बारे में कहा गया है कि ये वर्धन शासकों के बारे में लिखा है आपका। चलिए आगे कि ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के संबंध में भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो भारत में जाति प्रथा की प्रधानता थी, यह सही है आपका। अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, ये भी कथन सही है। भारत के लोगों को जो है जल्दी गुस्सा आता था परंतु ये ईमानदार थे, ये भी कथन तीसरा, यानी तीनों कथन सही है आपका। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के संबंध में सभी कथन जो है सही पाए गए। ह्वेनसांग ने अपने जो है यात्रा वृत्तांत में भारतीय सामाजिक दशा का वर्णन जो है किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख रूप से शामिल है। भारत में जाति प्रथा विद्यमान थी, नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, ये भी सही है। सभी लोग जो है शाकाहारी नहीं थे, हालांकि इस बात पर जो है बल दिया जाता है कि लोग मांस न खाए। ठीक है, भारत के लोग जो है गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता था परंतु वे ईमानदार होते थे। ये सब जो है ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। भारत के लोग जो है गर्म ठीक है आजीवन कारावास ही जो है सबसे कठोर दंड था उस समय आपके। हर्ष के समय जब ह्वेनसांग आया था तो अपने वृत्तांत में ये सब लिखा है आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से किन राजा या राजाओं को जो है हर्षवर्धन ने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, किसको दिया था, तो आपके बंगाल के गौड़ शासक शशांक को, बल्लभी के मैत्रक शासक को, दक्कन के चालुक्य राजा को, सिंध और नेपाल के शासक यानी सभी को दिया था आपके। वानभट्ट के अनुसार हर्ष ने जो एक साम्राज्य बनाने के प्रयास में जो है बंगाल के गौड़ शासक शशांक, बल्लभी के मैत्रक और जो है ब्रोच क्षेत्र के गुर्जर, दक्कन में जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय एवं सिंधी यानी सिंध, नेपाल, कश्मीर, मगध, ओडा यानी उत्तरी उड़ीसा और जो है कोगोंडा यानी प्राचीन उड़ीसा में जो है एक और भौगोलिक इकाई थी आपका के शासक इत्यादि शासकों या राजाओं को जो आत्मसमर्पण करने या जो है युद्ध के लिए तैयार रहने का जो है अंतिम प्रस्ताव भेजा था। हर्ष ने जो 606 से 647 ईस्वी तक जो है गुप्तों के समान बड़े साम्राज्य पर जो है शासन किया था हर्षवर्धन आपका। ठीक है, हर्षवर्धन के प्रशासन के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है आपकी, तो हर्षवर्धन की सेना में जो है घोड़े, हाथी तथा पैदल सैनिक जो है मौजूद थे, सही है। युद्ध के समय उसे जो है सभी सामंतों का सहयोग प्राप्त है, ये भी कथन सही है। गलत है उसको देखना है। प्रत्येक सामंत जो है निर्धारित संख्या में पैदल सैनिक और घोड़े देता था, ये भी सही है। उसकी शाही सेना का आकार जो है विशाल नहीं था, यह कथन गलत है आपका। चौथा कथन सही नहीं है क्योंकि हर्षवर्धन के पास जो है 1 लाख घोड़े और जो है 60,000 हाथी थे। माना जाता है कि इतनी विशाल सेना जो है मौर्य शासकों के पास भी जो है नहीं थी,
युद्ध में हर्षवर्धन को जो है सामंतों का सहयोग प्राप्त था, क्योंकि यह प्रत्येक युद्ध में जो है कुछ सैनिकों को जो है घोड़े देता था आपका। तो इस तरह से चौथा कथन छोड़ के सारे कथन हर्षवर्धन के प्रशासन के संबंध में सही है आपके। हर्षवर्धन के शासन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो हर्ष के साम्राज्य में जो विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, यह सही है आपका। सही है उसको देखना है। डाकुओं ने जो है ह्वेनसांग का जो है सामान लूट लिया था, सही है आपका। देश के कानून में जो है अपराध के लिए कड़ी सजा का विधान नहीं था, यह जो है गलत है। यानी पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। देख सकते हैं पहला दूसरा कथन सही है। हर्षवर्धन के शासन काल में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिस कारण जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग को जो है कई बार लुटेरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि डाकुओं ने जो है ह्वेनसांग का जो सामान लूट लिया था। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि ह्वेनसांग के अनुसार उस समय जो है कानून में अपराध के लिए कठोर दंड का विधान था। डकैतों को जो है दूसरा जो है राजद्रोह जो है माना जाता था, और उसके लिए जो है डाकू का जो है दायां हाथ जो है काट लिया जाता था। परंतु प्रतीक होता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर जो है दंड की कठोरता को कम कर दिया गया और अपराधियों को जो है आजीवन कारावास दिया जाने लगा। तो इस तरह से देखी जाए इसमें तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि हर्षकालीन बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो बौद्ध जो है बौद्ध लोग जो 18 संप्रदाय में बटे हुए थे, सही है आपके। बौद्धों का संबंध जो है आपके देख सकते हैं, बौद्धों का संबंध विख्यात केंद्र नालंदा था, सही है आपका। नालंदा में हीनयान संप्रदाय का दर्शन पढ़ाया जाता था, यह कथन सही नहीं है आपका। नालंदा में जो है 10,000 छात्र पढ़ते थे आपके। जाए तो तीसरा कथन क्या है आपका, सही नहीं है। बाकी सारे कथन सही हैं, देख सकते हैं। हर्षकालीन बौद्ध धर्म के संबंध में दिए गए कथनों में से जो है सी सही नहीं है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में हीनयान संप्रदाय को जो है नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि महायान संप्रदाय को पढ़ाया जाता था। महायान में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त जो है गणित, ज्योतिष, दर्शन आदि भी जो है शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में जो चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी आपके। ठीक है, आगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो देखी जाए तो इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था, यह सही है आपके। ह्वेनसांग के अनुसार जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है आपके भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था, यह भी सही है। इत्सिंग ने इस संख्या को जो है बढ़ाकर 300 कर दिया, यह कथन सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है आपका। चीनी यात्री इत्सिंग जो है 670 ईस्वी में नालंदा आया था। ह्वेनसांग के अनुसार जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण जो है 100 गांवों के राजस्व से होता था। ठीक है, तीसरा सही नहीं कि इत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया था। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। आगे है आपका कि सम्राट हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का जो है आयोजन किस स्थान पर करवाया था आपके। तो कन्नौज और जो है प्रयाग में सम्राट हर्षवर्धन ने जो है क्रमशः कन्नौज और प्रयाग में जो है बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया। हर्ष के धार्मिक नीति जो है सहनशीलता थी, वह जो है आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो है महान जो है संपोषक हो गया आपका। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के जो है शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है आपके। तो देखी जाए तो इस काल में जो है शासन प्रणाली वंशानुगत पद के राजा के जो है व्यक्तिगत पर जो है केंद्रित था, सही है। जागीरदारी प्रणाली जो अत्याधिक प्रचलित थी, ये भी कथन सही है। गुप्तोत्तर कालीन राजाओं ने जो है राजाओं द्वारा प्रत्यक्ष शासन करने वाले क्षेत्र और जो है जागीर मुखियाओं के जो है शासन वाले क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। ये सारे कथन आपके गुप्तोत्तर काल के शासन संबंध में क्या है, सही है आपके। गुप्तोत्तर काल के शासन के संबंध में सभी कथन सही है। गुप्त काल के बाद जो है भारतीय राजनीति में जो हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंशों के जो है उत्तराधिकारियों की शासन प्रणाली जो है वंशानुगत पद के राजा के जो है व्यक्तित्व पर जो है केंद्रित था। इस काल में जो है जागीरदारी प्रणाली की जो है अत्याधिक प्रचलित थी तथा जो है राजाओं और जो है जागीरदारों के बीच जो है बार बार होने वाले युद्धों ने जो है राजनीतिक स्थिति को जो है अस्थिर बना दिया था आपका। इन जो है
इन राज्यों में जो है राजाओं द्वारा प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र और जो है जागीर मुखियाओं के जो है शासन वाले क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। इन्हें जो अपने आंतरिक कार्यों में जो है स्वयं निर्णय लेने की जो है स्वायत्तता थी। अपने जो है अधिपत्य के प्रति जो है निष्ठा रखना, उसे जो है निर्धारित कर चुकाना और जो है सेनाओं को जो है कोटे की आपूर्ति करना जो है जगीरदारों का जो है समान दायित्व था। इसमें जो है सरकार सामंतवादी होने लगी थी आपका। ठीक है, तो इसमें देखी जाए तो सारे कथन सही है। कलिंग राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो प्रसिद्ध राजा खारवेल जो है कभी जो है यहाँ का शासक था आपका। ठीक है, कलिंग जो है महानदी के दक्षिण में उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित है, सही है। कलिंग का जो है रोम के साथ व्यापारिक संबंध है। ये तीनों कथन क्या है, सही है। कलिंग राज के संबंध में सारे कथन सही हैं, आपके सभी कथन सही हैं। खारवेल कलिंग राज का जो है प्रसिद्ध शासक था, जिसने जो अपने साम्राज्य को जो है मगध की सीमा तक जो है विस्तारित करने का प्रयास किया। महानदी के दक्षिण में जो है उड़ीसा का जो है समुद्र तटवर्ती प्रदेश, जिसे जो है कलिंग के नाम से जाना जाता है, यह अशोक के काल में जो है अपने उत्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन यहाँ जो है इसे एक सुदृढ़ राज के रूप में जो है जाना जाता है। इसकी स्थापना जो ईसा पूर्व पहली सदी में हुई थी। ईसा की पहली और दूसरी सदी में जो है उड़ीसा के बंदरगाहों पर जो है मोती, हाथी दांत और जो है मलमल का जो है व्यापार होता था। खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी के जो है स्थल पर शिशुपालगढ़ में जो खुदाई हुई है, उसमें जो है रोम की जो है कुछ वस्तुएं मिली हैं। इनसे पता चलता है कि कलिंग राज का जो है रोम के साथ व्यापारिक संबंध था आपका। ठीक है, चौथी से छठी सदी तक जो है उड़ीसा में स्थापित हुए राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से जो है कौन से सही नहीं है आपके। तो जो है माठर जो है सबसे महत्वपूर्ण राज था, सही है आपका। माठर में जो है मातृसत्तात्मक वंश भी को जो है मातृसत्तात्मक वंश भी कहा जाता है, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, इसका राज जो है महानदी और कृष्णा के बीच फैला हुआ था, यह सही है। तो दूसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि जो है माठर को जो है मातृसत्तात्मक वंश नहीं बल्कि जो है पितृसत्तात्मक वंश भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि चौथी सदी के मध्य में जो है छठी सदी तक जो है उड़ीसा में अनेक राज स्थापित हुए, जिनमें जो है 5 की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। तो इस तरह दूसरा कथन इसमें सही नहीं है। उड़ीसा में स्थापित जो है महत्वपूर्ण राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था आपका। वशिष्ठ वंश था, नल वंश था, मान वंश था, पाल वंश आपका नहीं था। पाल वंश नहीं था आपका। ठीक है, पाल वंश की स्थापना जो है बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है गोपाल द्वारा जो है की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है वशिष्ठ वंश का जो है शासन दक्षिण कलिंग में जो है आंध्र प्रदेश की जो है सीमाओं पर था। नल वंश का जो है राज्य महाकालांतर के वन प्रदेशों में था और मान वंश का राज्य महानदी के पार जो है उत्तर समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र में था। तो इस तरह से देखी जाए शामिल नहीं था, तो पाल वंश नहीं था आपके। ठीक है, उड़ीसा के वंशों में किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि बंगाल के लोग जो है ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि जानते थे। ये नोआखाली इससे पता चलता है, पर नोआखाली अभिलेख से आपका। ठीक है, दक्षिण पूर्व बंगाल के जो समुद्र तटवर्तीय नोआखाली जिसे जो है प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र के लोग जो है ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि जानते थे। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिण पूर्व बंगाल में जो है खरोष्ठी लिपि भी जो प्रचलित थी। ठीक है, एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि कई जो है बौद्ध भिक्षुकों के भरण पोषण के लिए जो है अनाज और या सिक्कों से भरे जो है भंडार गृह थे आपके। ठीक है, आगे है कि पुनर्वर्धन राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपके। तो देखी जाए तो इस राज की जो है स्वर्ण मुद्राएं दिनार कहलाती थी, सही है। इसका क्षेत्र जो है उत्तरी बंगाल में पड़ता था, भी सही है। यहाँ धार्मिक परियोजनार्थ कर जो है मुक्त भूमि दान में दी गई थी। ये तीनों कथन आपके सही है। जो है पुनर्वर्धन राज के संबंध में सभी कथन सही है। पुनर्वर्धन राज्य की जो है स्वर्ण मुद्राएं दिनार कहलाती थी। इस राज्य का जो है क्षेत्र उत्तरी बंगाल में पड़ता था। यहाँ धार्मिक प्रयोजनार्थ कर जो है मुक्त भूमि दान में दी गई थी आपके। ठीक है, 5वीं सदी में बंगाल में स्थापित राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपके।
तो बंगाल का जो है ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित जो है त्रिभुजाकार भाग जो है समतट कहलाता था। यह सही है आपका, ठीक है। इसे जो है 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जो है जीता गया था। यह दूसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि इसे 4वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा नहीं बल्कि जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया था। यहाँ पर जो है ब्राह्मण धर्म का प्रभाव नहीं था। यह कथन सही। यहाँ से जो है संस्कृत भाषा के प्रयोग का जो है प्रमाण नहीं मिलता। ये भी कथन जो है सही है आपका। आगे है कि 7वीं सदी के जो है खड़क वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके, कौन से कथन सही है। तो इस वंश का राज जो है ढाका क्षेत्र में जो है स्थापित है, यह कथन सही है। राट वंश जो है इसका समकालीन वंश था, ये भी सही है आपका। लोकनाथ नामक जो है ब्राह्मण सामंत का जो है राज इसके समकालीन था, यह कथन यानी तीनों कथन आपका सही है। यानी देखी जाए तो तीनों कथन सही है। 7वीं सदी के खड़क वंश के संबंध में सभी कथन सही है। 7वीं बंगाल के अंतर्गत ढाका क्षेत्र में जो है खड़क वंश का जो है राज था। इसके अतिरिक्त अन्य 2 राज भी स्थापित थे जो खड़क वंश के जो है समकालीन थे, जिसमें लोकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का राज और जो है राठ वंश का राज, ये दोनों समकालीन थे आपके, ठीक है। ये दोनों राज्य जो है कुमिला क्षेत्र में पड़ते थे। दक्षिण पूर्व और जो है मध्य बंगाल के इस से सभी राजाओं ने जो 6वीं और 7वीं सदी में जो है भूमि के अनुदान पत्र जारी जो है किए थे। इस अनुदान पत्रों से यह जो है ज्ञात होता है कि उन क्षेत्रों में जो है 7वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्कृत की शिक्षा जो है प्रचलित थी। तो इस तरह से देखी जाए तो तीनों कथन खड़क वंश के संबंध में सही है आपका। चलिए आगे है कि कामरूप के जो है शासक भास्कर वर्मन के संबंध में जो है निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो उसका नियंत्रण जो है ब्रह्मपुत्र मैदान के आगे तक पहुंच गया था, सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके राज में घूमने आया था, ये भी सही है। वहां जो ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। यह तीसरा कथन आपका सही नहीं है आपका। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है कामरूप में जो है ब्राह्मण धर्म का बोलबाला नहीं था। कामरूप के राजाओं ने जब ब्राह्मणों को भूमि दान देकर अपनी जो स्थिति को सुदृढ़ किया था आपका, ठीक है। पहला और दूसरा कथन सही है कि 7वीं सदी में जो है भास्कर वर्मन कामरूप का जो है शासक जो है बना, जिसका जो है नियंत्रण ब्रह्मपुत्र मैदान के बड़े भाग पर और जो है उसके आगे के कुछ क्षेत्रों पर भी जो है था। कामरूप में जो है बौद्ध धर्म सुदृढ़ स्थिति में था। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने जो है भारत भ्रमण के दौरान जो है कामरूप राज्य के जो है राज्य में भी जो है भ्रमण हेतु आया था। तो इस तरह से पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। यहाँ से उत्तर भारत के राजवंश यानी हर्ष के बाद के वंशों से संबंधित आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपका। तो देखी जाए तो पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी, सही है। गोपाल का चुनाव जो है जनता द्वारा किया गया था, ये भी सही है। गोपाल को जो है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने जो पराजित किया था, यह कथन सही नहीं है। दिए गए तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि राष्ट्रकूट राजा जो है ध्रुव ने जो है गोपाल को नहीं बल्कि जो है धर्मपाल को पराजित किया था। माना जाता है कि क्षेत्रीय अराजकता को देखते हुए जो है लोगों ने गोपाल को राजा चुना। पाल वंशीय शासक गोपाल ने जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की। इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है। पाल शासक धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो धर्मपाल ने 770 ईस्वी से जो है 810 ईस्वी तक शासन किया, सही है। उसने जो कन्नौज पर अधिकार कर लिया, भी सही है। राष्ट्रकूट शासक जो है नागभट्ट प्रथम ने धर्मपाल से जो है कन्नौज छीन लिया, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल से कन्नौज को छीना था आपका। नागभट्ट द्वितीय ने आपका, ठीक है। यहाँ नागभट्ट प्रथम दे रहा है, इसलिए पहला यानी तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन सही है कि पाल वंश के संस्थापक जो है आपके गोपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है आपके धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था आपका। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के जो है दक्कन लौटने के पश्चात के अवसर पर जो है लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और वहां एक जो है भव्य दरबार का जो है आयोजन किया, जिसमें जो है पंजाब राजस्थान आदि के अधीन शासकों ने भाग लिया था आपका, ठीक है। तो गोपाल का पुत्र था आपके धर्मपाल। धर्मपाल के संबंध में पहला दूसरा सही है आपके।
पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके कौन से कथन सही हैं आपके? तो पालों ने जो है 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो है पाटलिपुत्र से पूर्वी भारत पर जो है शासन किया। ठीक है, सही है। पालों के राज में जो है संस्कृत, प्राकृत और पाली प्रचलित भाषाएं थी, ये भी सही है। पालों ने जो है महायान बौद्ध धर्म का पालन किया, ये भी सही है। पालों का मूल साम्राज्य जो है बंग अथवा जो है पूर्वी बंगाल में था। ये सारे कथन आपके पाल वंश के संबंध में क्या की जाए तो पाल वंश के संबंध में सभी कथन सही है। पालों ने जो 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो है पाटलिपुत्र से जो है पूर्वी भारत पर शासन किया। उनके जो है राज में संस्कृत, प्राकृत और पाली जो है प्रचलित भाषा थी। पालों ने जो है महायान और बौद्ध धर्म का जो है पालन किया। ठीक है, माना जाता है कि गौड़ शासक शशांक ने जो है 590 और 625 ईस्वी के बीच शासन किया, जिससे जो है प्राचीन बंगाल का जो है पहला प्रमुख राजा जो है माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार गोपाल को जो है एक राक्षस को मारने की क्षमता के कारण जो है राजा चुना गया, जिसने उन लोगों को जो है मार डाला था जो पहले जो है राजा चुने गए थे। हालांकि गोपाल के पास शाही वंशावली नहीं थी, फिर भी वह जो है एक राज प्राप्त जो है करने में सफल रहे आपके। ठीक है, गोपाल के राजनीतिक अधिकार को जो है जल्द ही कई जो है स्वतंत्र प्रमुखों में जो है मान्यता प्रदान की गई थी। उनका मूल साम्राज्य जो है बंगा तथा जो है पूर्वी बंगाल में था। तो इस तरह से सारे कथन आपके पाल वंश के संबंध में क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और देखा जाए तो कौन से कथन सही है आपके? तो पहला है कि पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म के संरक्षक थे, सही है आपका। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों का जो है दान दिया था आपका। शिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। सारे कथन सी देखना है, इसमें देखी जाए तो पहला ही सही है और दूसरा कथन सही नहीं है आपका। दूसरा कथन इसमें सही नहीं है कि जो है दूसरा सही नहीं, क्योंकि धर्मपाल ने जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो है 100 गांवों का नहीं बल्कि 200 गांवों की जो है आमदनी का दान दिया था, जिससे जो है विश्वविद्यालय का राजकोष स्थिर रहे और उनके खर्च जो है सुचारू रूप से चलते रहे। तो इस तरह से इसमें जो है दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला और तीसरा कथन सही है कि पूरे विश्व में जो है अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुनरुद्धार पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था, जिससे यह पता चलता है कि पाल शासक जो है बौद्ध ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म के जो है संरक्षक थे। इसके संबंध में जो है 17वीं सदी में लिखे गए तिब्बती ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जो है यह जानकारी प्राप्त होती है आपकी। 18वीं सदी में जो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। यह आधुनिक बिहार के जो है भागलपुर में स्थित है। इसे नालंदा विश्वविद्यालय के जो है समकक्ष जो है माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान एवं जो है व्याकरण का भी जो अध्ययन कराया जाता था आपका। ठीक है, तो इस तरह से एक बार और देख सकते हैं कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा कथन सही नहीं है आपके। प्रतिहार वंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिहार वंश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका? तो इन्हें जो है गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, सही है आपका। ठीक है, उनका उद्भव जो है गुर्जर राष्ट्र या जो है राजस्थान में हुआ थे, सही है। वे जो है आरंभ में जो है स्थानीय ओहदेदार थे, ये भी सही है। उन्होंने जो है आरंभ में ही जो कन्नौज को जीत लिया था। यह चौथा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, प्रतिहार वंश के संबंध में जो कथन डी जो है सही नहीं है, क्योंकि प्रतिहार वंश के आरंभिक शासकों ने जो कन्नौज और जो है मालवा पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके जो है इन प्रयत्नों को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने जो है 790 ईस्वी में तथा जो है उनके पश्चात गोविंद तृतीय ने जो है 806 से 6-7 में जो है विफल कर दिया। तो इस तरह से चौथा कथन सही नहीं है आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रतिहार राजवंश का जो है वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक मिहिर भोज को जो है माना जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इस वंश के जो है महानतम शासक राजा भोज को जो है माना जाता है, जिसे जो है मिहिर भोज के रूप में भी जो है संबोधित किया जाता है। उसने जो है प्रतिहार साम्राज्य का जो है पुनर्निर्माण करते हुए जो 836 ईस्वी में कन्नौज पर जो है पुनः अधिकार कर अपने जो है साम्राज्य में शामिल कर लिया। और अब यात्री सुलेमान ने जो है मिहिर भोज के
समय भारत की यात्रा की और उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया आपके। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। कौन से कथन सही है, तो भोज का राज्य जो है सतलुज नदी के पूर्वी किनारों तक फैला था, सही है। प्रतिहारों के पास भारत में जो सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी, ये भी कथन सही है। देख सकते हैं प्रतिहार शासक राजा भोज द्वारा जो है उत्तर दिशा की ओर अपने अभियान के संबंध में एक अभिलेख यह जो उल्लेखित करता है कि उसके राज्य जो है प्रदेश सतलुज नदी के जो है पूर्वी किनारों तक फैले थे। और अब यात्रियों के वृत्तांतों से यह ज्ञात होता है कि प्रतिहारों के पास भारत में जो है सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी, क्योंकि उस काल में जो है मध्य एशिया और जो है अरब देश से घोड़ों का जो है आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा कथन सही है नहीं है, तो राजा भोज जो है वैष्णव धर्म का संरक्षक था, सही है। राजा भोज के जो है सिक्कों पर बराह के चित्र मिलते थे, ये भी सही है। राजा भोज ने जो परम वराह की उपाधि धारण की थी, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, परम वराह की नहीं बल्कि जो है आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजा भोज जो है विष्णु के भक्त थे और उनके कुछ सिक्कों पर जो है आदि वराह शब्द का जो है अंकन मिलता है आपके। ठीक है, प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है महेंद्र पाल के संबंध में आपका। तो उसने अपनी सीमाएं जो है मगध और जो है उत्तर बंगाल तक कर ली, सही है आपके। उसके अभिलेख कठियावाड़ पूर्वी पंजाब और जो अवध से मिले हैं, ये भी सही है। उसे जो है दक्कन के एक राजा से युद्ध जो है लड़ा था, उसने जो है दक्कन के एक राजा से युद्ध लड़ा था, ये भी कथन सही है। तीनों कथन सही है। प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के संबंध में तीन सही है आपका। इसमें जो है पहला और दूसरा कथन ही सही है, तीसरा सही नहीं है आपका, यानी कि उसने दक्कन के एक राजा से युद्ध लड़ा था, यह सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल अपने जो है पूर्ववर्ती शासक राजा भोज का पुत्र था, जिसने जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जो है आपके प्रतिहार शासक की बागडोर संभाली। उसने अपने शासनकाल के दौरान महेंद्र यानी इन्हें जो है राजा भोज के साम्राज्य को तो पूर्वत रखा, साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार मगध और उत्तरी बंगाल तक कर लिया। राजा महेंद्र पाल के अभिलेख जो है कठियावाड़ और पूर्वी पंजाब और जो है अवध में भी जो है मिले। कथन तीसरा सही नहीं, क्योंकि राजा महेंद्र पाल ने जो दक्कन के राजा के विरुद्ध नहीं बल्कि कश्मीर के राजा के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भोज द्वारा जो है विजित पंजाब के कुछ भाग जो है कश्मीर के राजा को जो है सौंपने पड़े थे आपका। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपका। अल मसूदी यात्री था आपके बगदाद का, सही है आपके। सुलेमान अरबी था, यह संरक्षित श्रीलंका का, यह सही नहीं है आपका। दीपांकर भारत का, यानी तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो है संरक्षित जो है एक भारतीय बौद्ध विद्वान थे, जिन्हें जो है पाल शासकों द्वारा जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है व्याख्यान देने के लिए जो आमंत्रित किया गया था। किनको, तो संरक्षित को। इनके पश्चात जो बहुत से तिब्बती बौद्ध जो है विधोपार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए आपके। शेष युग सुमेलित है, तो इसमें देखिए जाए तो तीसरा युग सुमेलित नहीं है, क्योंकि संरक्षित जो थे आपके श्रीलंका के नहीं, भारत के थे आपके। इसके अंदर राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपके। तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, सही है। मानखेत राष्ट्रकूट की राजधानी थी, ये भी सही है। मानखेत जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित था, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रकूट देखिए जाए तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी जो है मानखेत या जो है मालखेर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, और यह महाराष्ट्र के जो है आधुनिक सोलापुर के निकट स्थित था आपका। राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है मानखेत में अपनी राजधानी स्थापित कर उत्तर महाराष्ट्र के संपूर्ण प्रदेश पर जो है अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था आपका। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है। चौथा है कि राष्ट्रकूट शासकों ने जो बेगी के चालुक्यों से युद्ध किया था, ये सही है आपके। तीसरा कथन छोड़ के सारे कथन इसमें राष्ट्रकूट वंश के संबंध में क्या है, सही है आपके। राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है आपके। तो कितने कथन सही है, तो पहला है कि राष्ट्रकूट जो है मूल रूप से गौण जो शासकों के सामंत माने जाते थे, यह सही नहीं है आपका। ठीक है,
दंती दुर्ग ने जो है बरार के एक छोटे से हिस्से से जो है शासन प्रारंभ किया था, यह सही है। दंती दुर्ग जो है नंदीपुरी, मालवा और पूरी मध्य प्रदेश के जो है गुर्जर साम्राज्य और जो पूरे बरार पर जो है कब्जा कर लिया था, यह कथन सही है। तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा कथन सही है कि दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। इसने जो है बरार के एक छोटे से हिस्से से जो है शासन जो है प्रारंभ किया। इसने जो है चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 746 ईसा पूर्व यानी कि मृत्यु के बाद जो है क्षेत्रीय विजय का जो अभियान है प्रारंभ किया तथा जो है नंदीपुरी, मालवा और पूर्वी जो है मध्य प्रदेश के गुर्जर साम्राज्य एवं जो है पूरे बरार पर जो है कब्जा कर लिया। 750 ईस्वी तक वो जो है मध्य और जो है दक्षिणी गुजरात तथा जो है पूरे मध्य प्रदेश के साथ बरार का स्वामी बन गया। पहला कथन सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रकूट मूल रूप से जो है गौड़ शासकों के सामंत नहीं बल्कि वह तापी के पश्चिमी चालुक्यों के सामंत माने जाते थे, तो इसलिए पहला कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो पहला है कि गोविंद तृतीय ने जो है केरल, पांड्य और चोल राजाओं को जो है भयभीत किया था, सही है आपका। गोविंद तृतीय ने जो है मान खेत में विजय स्तंभों की स्थापना की, ये भी सही है। अमोघ वर्ष ने जो है 68 वर्षों तक शासन किया, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका क्योंकि अमोघ वर्ष ने 64 वर्ष तक जो है शासन किया। ठीक है, वह अपने पूर्व के शासक गोविंद तृतीय की जो है भांति महान था। वह धर्म और साहित्य में जो अधिक अभिरुचि रखता था। अमोघ वर्ष स्वयं एक जो है महान कवि था। उसने राजनीति के विषय में जो कन्नड़ भाषा में जो है कौराज मार्ग की एक जो है रचना की थी, तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन सही है कि गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के जो है महान शासकों में से एक था। एक अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने जो अपने दक्षिण अभियान के दौरान जो है केरल, पांड्य और चोल राजाओं को जो अपनी शक्ति से भयभीत कर दिया था। गोविंद तृतीय ने जो है श्रीलंका विजय के उपरांत जो है मान खेत में विजय स्तंभों की स्थापना की आपके, तो इस तरह से देख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो इसका कार्यकाल 934 से 996 ईस्वी तक था, सही है। उसने जो है तंजौर के चोल शासक के विरुद्ध सैनिक अभियान किया, ये भी सही है। उसने जो है रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया, ये भी कथन सही है। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय के संबंध में तीनों कथन आपके सही हैं। कृष्ण तृतीय का शासनकाल जो 934 से 96 तक था। कृष्ण तृतीय ने जो है चोल शासक प्रांत तक तो जो परास्त कर चोल साम्राज्य के जो उत्तरी भाग पर जो अधिपत्य स्थापित कर लिया। चोल शासक जो है तंजौर पर शासन करते थे। ठीक है, इससे पूर्व जो है उसने मालवा के जो है परमारो और जो है बेगी के पूर्वी चालुक्यों से भी जो है युद्ध किया था। कृष्ण तृतीय ने जो है चोलों को परास्त कर जो है दक्षिण में रामेश्वर की ओर अभियान किया और वहां तक के जो है प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपने जो है स्मृति चिन्ह के रूप में एक जो है विजय स्तंभ स्थापित किया तथा साथ ही एक मंदिर का भी जो निर्माण करवाया आपका। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है आपके। तो देखी जाए तो अमोघ वर्ष जो है गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी था, सही है नहीं है उसको देखना है। अमोघ वर्ष के शासनकाल के जो है पहले 20 वर्षों में पश्चिमी गंगा के साथ जो है अंतहीन युद्ध हुआ आपका, ये सही है आपका। अमोघ वर्ष ने जो अपने पुत्र की शादी एक गंगा जो है राजकुमार से की थी, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, अमोघ वर्ष स्वयं जो है एक महान कवि थे और उनकी रचना जो है कविराज मार्ग जो है काव्य शास्त्र पर जो है सबसे प्रारंभिक कन्नड़ जो है रचना है आपका। ठीक है, तीसरा कथन आपके अमोघ वर्ष के संबंध में सही नहीं है आपका, नहीं है क्योंकि जो अमोघ वर्ष ने अपने पुत्र नहीं बल्कि अपनी पुत्री चंद्र बल बब्बे की जो है शादी पश्चिमी गंगा राजा जो है बुतुक प्रथम से और दूसरी पुत्री जो है रेवक के निमादी की शादी जो है राजकुमार एरे गंगा से जो है की। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट के महान शासकों में से एक जो है गोविंद तृतीय का जो उत्तराधिकारी था। अमोघ वर्ष के शासनकाल के जो है पहले 20 वर्षों में जो है पश्चिमी गंगा के साथ जो है अंतहीन युद्ध हुए आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके देखी जाए तो सही है। तो पहला है कि
राष्ट्रकूट शासन काल के दौरान जो शिव और विष्णु की पूजा लोकप्रिय थी, ये भी सही है। एलोरा में जो है चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये दोनों कथन आपके सही है, ठीक है। राष्ट्रकूट शासन के दौरान जो शिव और विष्णु की पूजा जो है लोकप्रिय थी, इसका जो है प्रमाण एलोरा में जो है चट्टानों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध शिव मंदिर से मिलता है, जिसे कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था आपका, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो अपने जो है राज्यारोहण के तुरंत बाद जो है उसने अपने बहनोई बुटुंगा के साथ जो है चोल साम्राज्य पर जो है आक्रमण किया, सही है आपके। 949 ईस्वी में उसने जो है तो कोलम की लड़ाई में राजादित्य की जो है चोल सेना को पराजित किया। ये दोनों कथन आपके क्या है, सही है आपके, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के संबंध में दोनों कथन सही है। कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। उसने अपने जो है राज्यारोहण के तुरंत बाद जो है उसने अपने बहनोई बुटुगा के साथ जो है चोल साम्राज्य पर जो है आक्रमण किया। तत्पश्चात जो है 943 ईस्वी में कांची और जो है तंजावुर पर कब्जा कर लिया। उसकी सेना जो है थोंडी मंगलम पर जो प्रभावी जो है नियंत्रण में रही, जिसमें जो है और कोट चेंगलपट्टू और जो है बेलोर शामिल थे आपके। 949 ईस्वी में उसने जो है तकोलम वर्तमान में जो है बेलोर जिले में है की लड़ाई में जो है राजादित्य की चोल सेना को जो है को हराया आपका। कृष्ण तृतीय ने जो है रामेश्वरम तक मार्च किया, जहां उसने जो है विजय स्तंभ बनवाया। इस प्रकार वह संपूर्ण दक्कन क्षेत्र पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित करने में क्या रहा, सफल रहा आपका, ठीक है। 800 ईस्वी से जो है 1200 ईस्वी के बीच विभिन्न नगरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके जो है सही हैं आपके, ठीक है। तो कथन देखिए जाते इस दौरान जो है अहिलवार नगर का जो विकास व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ था, सही आपका। इस दौरान जो है चंपानेर नगर का जो है विकास बंदरगाह नगर के रूप में किया गया, ये था, ये सही नहीं है आपका। मालवा जो है दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ जो है व्यापारिक संबंधों में जो है अग्रणी था, ये तीसरा, पहला और तीसरा कथन सही है आपके, देख सकते हैं पहला और तीसरा सही है आपके, ठीक है। 800 से 1200 ईस्वी के बीच जो विभिन्न नगरों के संबंध में कथन दो यानी पहला और तीसरा सही है आपका, ठीक है। 800 से 1200 ईस्वी के बीच गुजरात के जो है अहिलवार नगर का जो है विकास व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ था। यह काल जो है भारत के लिए जो है व्यापार की दृष्टि से अधिक जो है महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस काल में भारत के जो है दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। बंगाल, दक्षिण भारत, मालवा और गुजरात आदि क्षेत्र जो है व्यापारिक संबंधों में अग्रणी थे। दूसरा सही नहीं, क्योंकि जो है चंपानेर नगर का विकास जो है बंदरगाह के रूप में नहीं बल्कि व्यापारिक केंद्र यानी इसमें दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि बंदरगाह नहीं व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ था आपका, ठीक है। आगे आपके धार्मिक तथा सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास से संबंधित प्रश्न है और देखने हैं कि 6ठी सदी ईस्वी में जो है व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है कितने कथन सही है आपके। तो देखी जाए तो कितने कथन सही है। तो पहला है कि विख्यात जो है मणि ग्रामम का संबंध है व्यापारिक श्रेणी से था, यह सही है आपका। नान देशी का संबंध है वास्तु कला श्रेणी से था, यह कथन जो है आपका सही नहीं है आपका, क्योंकि वास्तु कला श्रेणी से नहीं बल्कि व्यापारिक श्रेणी से था आपका, ठीक है। तीसरा जो है 6ठी सदी से जो है दक्षिण भारत अच्छा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच जो है व्यापार में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने लगी, यह तीसरा कथन सही है। यानी पहला और तीसरा कथन क्या है, सही आपके। मणिग्रामम भारतीय व्यापारियों की श्रेणी यानी गिल्ड थी, जो है प्रारंभिक काल से ही जो है सक्रिय थी। समुद्री यात्रा पर लगे निषेध के फलस्वरूप 6ठी सदी से जो है दक्षिण भारत तथा जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच व्यापार में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होने लगी। इस काल में बहुत से व्यापारी जो समूह जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ही जो है बस गए। व्यापारियों की भांति जो है पुरोहितों ने भी जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर जो है रुख किया, जिसके फलस्वरूप हिंदू और बौद्ध धार्मिक जो है विचारों का समावेश संभव हुआ आपका, ठीक है। इस तरह से पहला तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है आपका। चलिए आगे कि पूर्व जो है मध्य काल में प्रचलित
कैंटन शब्द के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन गलत है, के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो यह चीनी व्यापारियों का एक संघ था, यह सही नहीं है आपका, क्योंकि ये चीनी व्यापारियों का संघ नहीं बल्कि बंदरगाह था आपका, ठीक है। कैंटन शब्द का संबंध चीनी समुद्री बंदरगाह से था, यह सही है आपके। वर्तमान में यह जो है ग्वांगझो के नाम से जो है प्रचलित चीन का एक शहर है आपका, ठीक है। और अब यात्रियों ने जो है कैंटन के साथ जो है कानफूस शब्द का जो प्रयोग किया, तो ये भी कथन सही है, पहला गलत है आपका। देख सकते हैं पहला गलत है, क्योंकि चीनी व्यापारियों का एक जो है संघ नहीं है आपका, बंदरगाह था। बौद्ध विद्वान भारत से जो है चीन समुद्री मार्ग से जो है जाते थे और उनका जो है अंतिम स्थल जो है कैंटन ही था। चीन इस काल के दौरान जो है हिंद महासागर के मार्ग द्वारा जो है होने वाले व्यापार का एक प्रमुख आकर्षण स्थल था आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन देखना है कि सामंत तथा जो है राउत को जो है राजस्वदायी गांव दान में दिया जाता था, यह सही है। राजा द्वारा अपने जो अधिकारियों और जो है समर्थकों को दिए गए राजस्व दान अस्थायी थे, यह कथन सही नहीं है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा है आपका कि राजस्व दान को जो है भोग कहा जाता था, तो ये भी कथन सही है। पहला और तीसरा कथन ही सही है आपके, सही है। और जो है आपके दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि राजा द्वारा अपने अधिकारियों और समर्थकों को दिया जाने वाला राजस्व दान जो है अस्थायी होता था, न कि अस्थायी, जिसे जो है राजा अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकता था। परंतु यह स्थिति तब उत्पन्न होती थी जब जो है जागीरदार विद्रोह कर दे या जो है राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे थे। तो इस तरह से दूसरा कथन सही नहीं है। पहला और तीसरा सही है कि पूर्व मध्यकाल सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण था। इस काल में जो है सामंत तथा जो है रानक राउत, जिन्हें जो है राजपूत के रूप में जाना जाता था, आदि की शक्तियों में वृद्धि हुई और उन्हें जो है सरकारी कार्यों के जो है बदले नगद न देकर जो अधिक राजस्व प्राप्ति वाले जो है गांव दान में दिए जाते थे। राजा द्वारा अपने अधिकारियों और समर्थकों को दिए जाने वाले राजस्व दान को भोग कहा जाता था आपका, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। फ्यूडल समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो देखी जाए तो इसने जो है राजा की स्थिति कमजोर कर दी, सही आपके। फ्यूडल सरदारों के प्रभुत्व से जो है ग्रामीण स्वशासन कमजोर पड़ा, ये भी सही है आपका। फ्यूडल लोगों के पास जो है अपना सैन्य बल नहीं था, यह कथन जो है क्या है, सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि फ्यूडल समाज जो है के सरदारों के पास सेनाएं होती थी जिनका प्रयोग जो है वह असमान स्थिति में जो है राजा के विरुद्ध भी कर सकते थे आपका, ठीक है। फ्यूडल समाज जो है पूर्व मध्यकाल में राजाओं के राजस्व यानी दान के यानी भोग के जो है प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के द्वारा जो है जागीरदार अपने जो है अधीन एक जो है उप जागीरदार नियुक्त कर जमीन पर कोई जो है कार्य किए बिना ही जो है जीविका प्राप्त करते थे आपके, ठीक है। तो आगे है कि पूर्व मध्यकाल के दौरान व्यापारियों के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो चालुक्य साम्राज्य के जो है एक करोड़पति जो है कोटीश्वर के बारे में ज्ञात होता है कि उसके घर पर जो है झंकार करते हुए जो है घुंघरुओं से युक्त बड़े बड़े ध्वज जो है लहराते थे, यह सही आपका। पूर्व मध्यकाल के दौरान बड़े व्यापारी भी जो है राजा के तौर तरीकों की नकल करते थे और कभी कभी उनका रोहन सहन जो है शाही किस्म का होता था, ये दोनों कथन सही है। देखा जाए पूर्व मध्यकाल के दौरान जो व्यापारियों के संबंध में दोनों कथन सही है। चालुक्य साम्राज्य के एक जो है करोड़पति यानी कोटीश्वर के बारे में यह ज्ञात होता है कि उसके घर पर जो है झंकार करते हुए जो है घुंघरुओं से युक्त जो है बड़े बड़े ध्वज जो है लहराते थे। पूर्व मध्यकाल के दौरान बड़े व्यापारी भी जो है राजा के तौर तरीकों की जो है नकल करते थे और कभी कभी उनका रोहन सहन जो है शाही किस्म का होता था। कोटीश्वर के पास जो है बड़ी संख्या में हाथी घोड़े होते थे जो उन्हें राजा के जो है समतुल जो है दिखाते थे। उनके घरों में जो है मुख्य इमारत तक जाने के लिए जो है स्फटिक से जो है निर्मित सीढ़ियां होती थी, जहां एक मंदिर भी जो है निर्मित होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है, कौन से कथन यानी सही है। तो पहला है कि अनेक राजपूत जो है कुल अपने कुल को जो है महाभारत में उल्लेखित जो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते हैं, यह कथन सही है आपका। राजपूत का उद्भव जो है मुनि वशिष्ठ द्वारा जो है माउंट आबू पर जो है प्रज्वलित
यागाग्नि से हुआ आपका, ये भी कथन सही है। ठीक है, तीसरा कथन है आपका, तीसरा कथन है कि राजपूत कुल जो है प्रतिहार, परमार, चौहार और जो है सोलंकी यानी यज्ञाग्नि इससे जो है पैदा हुए। तीनों कथन क्या है आपके सही है। ठीक है, पूर्व मध्य काल में राजपूत जाति के उद्भव के संबंध में विद्वानों के बीच जो है निम्न विवाद रहे हैं। अनेक राजपूत कुल जो है कलान स्वयं को जो है महाभारत में उल्लेखित सूर्यवंशी तथा जो है चंद्रवंशी क्षत्रियों से जो है जोड़ते हैं। कुछ अन्य कुल का जो है दावा है आपका कि जो है उनकी उत्पत्ति जो है मुनि वशिष्ठ द्वारा जो है माउंट आबू पर्वत पर जो है प्रज्वलित यज्ञ अग्नि कुंड से जो है हुई आपका। ठीक है, प्रतिहार, परमार, चौहान और जो है सोलंकी के बारे में विद्वानों का मत है कि उनकी उत्पत्ति जो है अग्नि कुंड से हुई है आपका। ठीक है, चलिए पूर्व मध्य काल में स्त्रियों की दशा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन से कथन सही है आपके। तो स्त्रियों को जो है मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, सही है। स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की मनाही थी, ये भी सही है। मत्स्य पुराण पति को जो है गलती पति को जो है गलती करने वाली स्त्री को जो है कोड़े और जो है खपची इससे जो है पीटने का अधिकार देता है आपके। पति को गलती करने पर स्त्री को पीटने का यह आपके कथी खपची से पीटने का अधिकार देता है। तो इसमें देखी जाए तो सारे कथन आपके स्त्रियों के दशा के संबंध में सही है। पूर्व मध्य काल में स्त्रियों की दशा के संबंध में सभी कथन सही है। पूर्व मध्य काल में स्त्रियों की दशा अपने पूर्व के जो है कालों की भांति ही जो है दयनीय थी। इस काल में स्त्रियों को जो है मानसिक दृष्टि से कमजोर माना जाता था। पति की जो है सेवा एकमात्र कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त उन्हें वेद पढ़ने की जो है मनाही थी और साथ ही विवाह की आयु भी जो है कम निर्धारित कर दी गई थी, जिससे उनका जो है उच्च शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त जो हो गया हो, ये शिक्षा का अधिकार भी जो है समाप्त हो गया आपका। ठीक है, मत्स्य पुराण में पति को यह जो है अधिकार प्राप्त था कि गलती करने वाली स्त्री को जो है कोड़े या जो है खपची से पीट सकते हैं। तो ये काफी स्थिति खराब थी स्त्रियों की। पूर्व मध्य काल में जो है धार्मिक आंदोलन और जो है विश्वास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। चतुर्दान का संबंध जो बौद्ध सिद्धांत से है, यह कथन गलत है, सही देखना है आपके। बासव और जो है चन बासव का संबंध जो है लिंगायत से आपका, ये भी सही, यह कथन सही है आपका। ठीक है, शंकराचार्य ने मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताई, यह कथन सही है। यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, धार्मिक आंदोलन और विश्वास के संबंध में दूसरा तीसरा कथन जो है सही है। 12वीं सदी में दक्षिण भारत में लिंगायत धार्मिक आंदोलन का जो है जन्म हुआ, जिसके प्रमुख जो है बासव, उसका जो है भतीजा चन बासव थे। ये कर्नाटक जो है कलचुरी राजा के दरबार से संबंधित थे आपके। ठीक है, लिंगायत जो है शिव के उपासक थे। उन्होंने जो है जाति प्रथा का जो है प्रबल विरोध किया लिंगायत संप्रदाय ने आपका। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार जो है ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, जिसका आधार जो है इस ज्ञान पर आधारित है कि ईश्वर और उनकी जो है सृष्टि एक ही है। इस दर्शन को जो है वेदांत दर्शन कहते हैं आपके। ठीक है, एक सही नहीं है क्योंकि चतुर्दान विद्या, आहार, औषधि और जो है आश्रय के दान को कहा जाता है, का संबंध जो है बौद्ध सिद्धांत से नहीं बल्कि जैन सिद्धांत से है आपका। ठीक है, जिसने जो है जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह पहला कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में जो है धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। तो इस समय बौद्ध धर्म का जो है कुछ सीमा तक जो है पतन हुआ, सही है आपका। उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदाय को मानने वाला लोगों की जो है संख्या में वृद्धि हुई। दोनों कथन आपके क्या है, सही है आपके। देखा जाए तो दोनों जो है कथन सही है कि मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में जो भक्ति संप्रदाय की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण बौद्ध धर्म का जो है कुछ सीमा तक जो है पतन हुआ। मध्यकाल में केवल पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध धर्म जो है लोकप्रिय रहा, वहां उसको जो है पाल राजाओं और जो है धनी व्यापारियों से जो है प्रोत्साहन मिला। इस काल में जो है उत्तर भारत में वैष्णव शैव संप्रदायों को जो है मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। इस समय विष्णु की पूजा का जो है सर्वश्रेष्ठ रूप जो है कृष्ण का अवतार था आपका। ठीक है, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य एवं वल्लभाचार्य। देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या। ठीक है, शंकराचार्य 8वीं सदी के एक महान दार्शनिक और विचारक थे। उनके दर्शन को जो है अद्वैत कहा जाता है, अद्वैत। इनकी जो है भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर जो है लिखी गई टीकाएं जो अत्यंत प्रसिद्ध है। रामानुज 11वीं सदी के एक प्रसिद्ध विद्वान है।
उन्होंने वेदों के साथ जो है भक्ति परंपरा को जो है सामंजस्य प्रदान सामंजस्य जो है प्रदान करने की कोशिश की। माधवाचार्य जो है 13वीं सदी में भारत में भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। वे जो है तत्ववाद के जो है प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभाचार्य 15वीं सदी के जो है भक्तिकालीन शगुन धारा की जो है कृष्ण भक्ति शाखा के आधार पर स्तंभ पुष्टि मार्ग के प्रेरणेता थे आपके वल्लभाचार्य। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके दर्शन से संबंधित प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय दर्शन को 4 भागों में बांटा गया। यह कथन सही नहीं है। इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है, यह सही है आपका। मोक्ष का उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया, यह कथन सही है। तो पहला कथन सही नहीं है कि क्योंकि भारतीय दर्शन जो है 4 नहीं बल्कि जो है 6 मतवाद विकसित हो चुके थे, जिसमें जो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आपके सम्मिलित है। भारतीय दर्शन का केंद्रीय विषय जो है मोक्ष है। मोक्ष की संकल्पना बौद्ध धर्म से प्रभावित है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने किया था आपका। ठीक है। सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो सबसे प्राचीन दर्शन है आपके सांख्य दर्शन, सही है आपका। इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है, सही है आपका। प्रकृति और पुरुष दोनों के जो है मेल से सृष्टि का निर्माण होता है। यह तीनों कथन आपके सांख्य दर्शन के संबंध में सही है। सांख्य दर्शन के संबंध में सभी कथन सही है। सांख्य की उत्पत्ति जो है संख्या सबसे हुई है। यह सबसे जो है प्राचीन दर्शन माना जाता है आपका। प्राचीन से जो है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो है दैवी शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। ये तो यह एक जो है तर्कमूलक प्राचीन मत था कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। 4वीं सदी के आसपास जो है सांख्य दर्शन में जो है प्रकृति के अतिरिक्त जो पुरुष नामक एक और जो है उपादान यानी उपहार जुड़ा और दोनों को जो है सृष्टि का कारण माना गया। इस नवीनतम मतानुसार जो है प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से सृष्टि का निर्माण होता है, यानी सांख्य दर्शन मानता है आपका सबसे प्राचीन दर्शन है। उसके बाद योग दर्शन से संबंध जो है कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो मोक्ष ध्यान और जो है शारीरिक साधना से मिलता है। मोक्ष जो है ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है मोक्ष आपका। ठीक है, सही आपका। ज्ञानेन्द्रिय और जो है कामेंद्रियों का जो है निग्रह योग मार्ग का जो है मूलाधार है, यह कथन सही है। इसमें जो है सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, यह कथन गलत है आपका। पहला दूसरा सही है आपका। ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि योग दर्शन में जो है सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति जो है दिखाई देती है इसमें। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि नहीं देती है, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है कि योग दर्शन के अनुसार जो मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेक प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में जो है दैहिक व्यायाम प्राणायाम अर्थात जो है श्वास के व्यायाम जो है बताए गए हैं। अतः ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का जो है निग्रह योग मार्ग का जो है मूलाधार है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। न्याय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां जो है आग रहती है, जैसी तर्कपूर्ण बातें जो है न्याय दर्शन का हिस्सा है आपका। ठीक है, गलत है, उसको देखना है। न्याय दर्शन के प्रणेता श्री जो है वशिष्ठ को माना जाता है, यह कथन सही नहीं है। न्याय के आपके गौतम को माना जाता है। न्याय या विश्लेषण पद्धति का जो है विकास तर्क शास्त्र के रूप में हुआ, यह कथन सही है। तो दूसरा कथन सही आपका नहीं है। दूसरा सत्य नहीं है क्योंकि न्याय दर्शन के प्रणेता जो है वशिष्ठ को नहीं गौतम को माना जाता है। न्याय दर्शन की विशेष बात यह है कि इसमें जो है किसी प्रतिज्ञा कथन की जो है सहीता की जांच अनुमान शब्द और जो है उपमान द्वारा जो है की जाती है। न्याय दर्शन का विकास जो है तर्क शास्त्र के रूप में हुआ। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो यह समान और जो है विशेष के बीच कोई अंतर नहीं करता, ये जबकि करता है, यह कथन गलत है आपका, सही नहीं है, वो देखना है। फिर पहला गलत है आप यानी जो है सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है आपका क्योंकि वैशेषिक दर्शन जो है समान और विशेष के बीच जो है अंतर करता है। यह द्रव अर्थात जो है भौतिक तत्वों के जो है विवेचन को महत्व देता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कनाद या जो है उलूक
थे और यह जो है प्रकृतिवाद में अपने जो है अंतर्दृष्टि के लिए जो है जाने जाते थे। यह प्रकृति दर्शन में जो है परमाणुवाद का एक जो है रूप है। यह जैन दर्शन से जो है साम्यता रखता है। आपका कौन सा आपका तो वैशेषिक। दूसरा है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और जो है आकाश के मेल से नई वस्तु जो बनती है, यह कथन सही है। वैशेषिक दर्शन ने जो है परमाणुवाद की स्थापना की है, सही है आपका। वैशेषिक दर्शन ने भारत में जो भौतिक शास्त्र का आरंभ किया, ये भी कथन सही है। आपका पहला कथन छोड़ के बाकी सब सही है। मीमांसा दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो इसके अनुसार मोक्ष वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है, यह सही है आपके। वेद में जो है कही गई बातें सदैव सही नहीं होती, यह गलत है आपका। मोक्ष पाने के लिए यह करना चाहिए, कथन सही है आपके। मीमांसा दर्शन के संबंध में दूसरा कथन गलत है आपका, ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद में कही गई बातें जो है सर्वदा सही होती है, जबकि इसमें कह रहा है नहीं होती है। मीमांसा का मुख्य जो है उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों की जो उपयोगिता को सिद्ध करना है आपका, ठीक है। उसके बाद है वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपके वेदांत के। तो बादरायण का जो है ब्रह्म सूत्र ये दर्शन का मूल ग्रंथ है, सही है आपका। रामानुज निर्गुण यानी ब्रह्मा को जो है निर्गुण बताते हैं, यह कथन सही नहीं है आपका, सही नहीं है, उसको देखना है, सही नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन में जो है रामानुज ब्रह्मा को जो है सगुण बताते हैं, ठीक है। इस दर्शन के अनुसार जो है ब्रह्मा ही जो है सही है, यह कथन सही है। आत्मा और ब्रह्म अभेद है आपके, ठीक है। तो देख सकते हैं कि दूसरा सही नहीं, क्योंकि वेदांत दर्शन में जो है रामानुज ब्रह्मा को जो है सगुण बताते हैं, न कि जो है निर्गुण, न कि निर्गुण। इस दर्शन में जो है शंकराचार्य ब्रह्मा को जो है निर्गुण बताते हैं। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ईसा पूर्व जो है 2वीं शताब्दी में जो संकलित बादरायण का जो है ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का जो है मूल ग्रंथ है। वेदांत दर्शन का मूल जो है आरंभिक उपनिषदों में जो है पाया जाता है। इस दर्शन के अनुसार जो है आत्मा और जो है ब्रह्मा में जो है अभेद है, अतः जो भी आत्मा है वे स्वयं को जो है पहचान लेता है, उससे जो है ब्रह्मा ना का जो है ज्ञान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है आपका। तो सांख्य दर्शन के कपिल सही है, लोकायत के चरवाक, वेदांत के शंकराचार्य, न्याय के कनाद नहीं है, न्याय के गौतम है। तो चौथा युग सुमेलित आपका नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम है आपके, ठीक है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का जो है सबसे जो है प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। जबकि ऋषि कनाद ने जो है वैशेषिक जो है दर्शन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। वैशेषिक दर्शन ने जो है परमाणुवाद की स्थापना की आपका, ठीक है। निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है भारतीय सर्वदर्शन का जो है हिस्सा नहीं है आपका। तो मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है, लोकायत और जो है कापालिक नहीं है आपका, सांख्य एवं योग है। लोकायत और कापालिक भारतीय जो है सर्व दर्शन का जो है हिस्सा नहीं है, ठीक है। लोकायत को जो है चरवाक दर्शन भी कहते हैं, यह एक जो भौतिकवादी दर्शन है। अजित केशकम्बली को जो है इस दर्शन का अग्रदूत माना जाता है। कापालिक एक संप्रदाय है जिसके संस्थापक जो है लौकुस यानी लौकुलिस थे, यह जो है शैव धर्म का अंग है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपके धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के एशियाई देशों से जो है सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाता है आपका। तो श्रीलंका, बर्मा, चीन में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, ब्राह्मी अभिलेख का जो है श्रीलंका में पाया जाना, बर्मी लोगों द्वारा जो है थेरवाद को विकसित करना, ये सभी दर्शाता है आपका कि एशियाई लोगों से सांस्कृतिक संपर्क को, ये सारे चीज दर्शाता है आपका। भारत जो है हड़प्पा युग से ही जो है अपने एशियाई जो है पड़ोसियों के साथ जो है संपर्क में रहा था आपका, ठीक है। भारतीय व्यापारी लोग जब मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुंचे, यहाँ ईसा पूर्व जो है 2400 से जो है ईसा पूर्व 1700 के बीच जो है उन व्यापारियों की मुहरें पाई गई है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार से जो है श्रीलंका, बर्मा, चीन और जो है मध्य एशिया के साथ जो है भारत का संपर्क बढ़ा। अशोक के काल में श्रीलंका में धर्म प्रचार के रूप में जो है महेंद्र गया था, ठीक है। यहीं से ईसा पूर्व 2री और जो है 1ली सदी के छोटे छोटे ब्राह्मणी जो है अभिलेख श्रीलंका में पाए गए। इसके पहचान जो ईस्वी सन की जो है आरंभिक सदियों में जो है बौद्ध
धर्म प्रचार का जो है प्रचार भारत से जो है बर्मा अर्थात जो आधुनिक म्यांमार की ओर हुआ आपका। बर्मी लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के थेरवाद को जो है विकसित किया और बुद्ध के ये जो है आराधना में अनेक मंदिर और प्रतिमाएं बनाए, थेरवाद को विकसित किया बर्मा के लोगों ने। ठीक है, आगे है कि जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके, कौन से कथन सही है। तो बर्मा और श्रीलंका के जो है बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की, सही है आपका। श्रीलंका में जो समस्त पाली मूल ग्रंथ जो है संग्रहित किए गए, ये भी सही है आपके। श्रीलंका से कालांतर में जो है बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, यह कथन सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि लुप्त नहीं हुआ बल्कि भारत में लुप्त हो गया। वर्तमान में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है बहुत तायत में जो है विद्यमान है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है आपका। पहला दूसरा सही है क्योंकि भारत से जो है बाहर धार्मिक प्रचार के क्रम में बर्मा और श्रीलंका के जो है बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचनाएं की जो भारत में जो है दुर्लभ था। इस काल के दौरान जो है श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ जो है संग्रहित किए गए और उन पर जो है टीकाएं लिखी गई आपकी। ठीक है, कि अफगानिस्तान में स्थित जो है बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है आपके। तो इसमें देखिए जाए तो कितने कथन सही है। तो यह मूर्ति जो अफगानिस्तान के जो है बमियान में स्थित है, यह कथन सही है। पहला क्या है, सही है आपका। ठीक है, दूसरा है कि इस मूर्ति का निर्माण ईस्वी सन में किया गया, यह भी कथन सही है आपका। दूसरा भी सही है आपका। ठीक है, यह स्थान जो अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित है, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, चौथा है कि अफगानिस्तान के जो उत्तरी भाग से बहुत से जो है बिहारों के पुरावशेष मिले, यह कथन सही है आपका। तो तीसरा कथन सही नहीं है आपके कि अफगानिस्तान में स्थित बुद्ध की विश्व सबसे बड़ी मूर्ति के संबंध में जो है तीसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि बमियान नामक स्थान जो अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में नहीं बल्कि भाग में जो है दक्षिणी भाग में नहीं बल्कि उत्तरी भाग में स्थित है आपका। तो तीसरा गलत है। पहला दूसरा और चौथा सही है कि अफगानिस्तान के जो है बामियान नामक स्थान पर जो है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति यानी बुद्ध मूर्ति का जो है निर्माण ईस्वी सन में जो है चट्टान को काटकर किया गया था। अफगानिस्तान के उत्तरी भाग से जो है बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां और जो है बिहारों के पुरावशेष मिले हैं। इसके इस साथ का जो है दूसरा स्थल जो है बेग्राम हाथी दांत की जो है दस्तकारी के लिए जो है प्रसिद्ध है आपका, जिसे कुषाण काल की जो है भारतीय कलाकारी की झलक मिलती है। तो देख सकते हैं। चलिए आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन से सही नहीं है आपका। कौन सा सही नहीं है, तो बौद्ध धर्म के माध्यम से ही जो है सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, यह सही नहीं है। बर्मा के जो है पेगु और जो है मोलमेन स्वर्ण भूमि कहलाते थे, यह क्या है, सही आपके। पांड्य राजाओं ने जो सुमांत्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, यह कथन सही नहीं, यानी पहला और तीसरा सही नहीं है, सिर्फ दूसरा सही आपका। ठीक है, तीसरा सही नहीं है क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं पहुंची। बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रसार जो मुख्यतया ब्राह्मणीय धर्म के माध्यम से हुआ है। ईस्वी सन की जो है आरंभिक सदियों में पांड्य राजाओं ने नहीं बल्कि जो है पल्लव शासकों ने जो सुमांत्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थी, पांड्य ने नहीं पल्लव ने की थी। इसलिए क्या देखा जाए तो आपका दूसरा कथन सही नहीं है आपका। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें जो है कौन सा कथन सही है आपका। तो देखी जाए तो प्राचीन भारत के लोगों के जो है स्वर्ण द्वीप के साथ जो है सांस्कृतिक एवं जो है व्यापारिक संबंध है, सही है। स्वर्ण द्वीप की पहचान जो इंडोनेशिया जावा से की जाती है, तो ये दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो जो है ये की सही व्याख्या नहीं है आपका। प्राचीन भारत के लोग के जो है स्वर्ण द्वीप के साथ जो है सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध है। स्वर्ण द्वीप की पहचान जो इंडोनेशिया जावा से की जाती है। भारतीयों के ईसा की पहली सदी से ही जो है इंडोनेशिया जावा के साथ, जिसे जो है प्राचीन भारत के लोग जो है स्वर्ण द्वीप कहते थे, घनिष्ठ व्यापारिक और जो है सांस्कृतिक संबंध थे। यहाँ पर जो है 56 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम स्थापित की गई भारतीय बस्तियां इस तथ्य का प्रमाण देती है कि ईसा की दूसरी सदी में यहाँ कई जो है छोटे छोटे भारतीय राज्य भी स्थापित हुए आपके। ठीक है,
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित मंदिरों के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो कंबोडिया में जो है सबसे विशाल बौद्ध मंदिर स्थापित है, यह कथन गलत है, आपका सही नहीं है। बोरोबुदुर मंदिर की जो है दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां मूर्तियों में अंकित है, ये भी कथन सही नहीं है। तो देखिए जाए तो दोनों कथन जो है आपके सही नहीं है, क्योंकि विश्व का जो है सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कंबोडिया में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जो है बोरोबुदुर में है आपका, ठीक है। इसका निर्माण जो 18वीं सदी में हुआ था और इस पर जो है बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण है आपके। कंबोडिया के जो अंकोर वाट मंदिर के दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां जो है मूर्तियों के रूप में अंकित है, न कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर के दीवारों पर। तो इस तरह से देखी जाए तो दोनों कथन आपके सही क्या है, नहीं है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो यानी जो है सभी कथन सही है, इसमें सभी कथन सही है कि जो है सौराष्ट्र से आने वाले व्यापारी प्रायः जैन होते थे, दक्षिण भारत से आने वाले व्यापारी शैव और वैष्णव होते थे, ये भी सही है। बंगाल से आने वाले व्यापारी बौद्ध होते थे, इसमें कोई ऐसा कथन नहीं है जो गलत हो, यानी सारे कथन इसमें सही है आपके, ठीक है। ईसा की 7वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का संबंध जो काफी बढ़ गया था। धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने जो है भारतीय संस्कृति की कुछ बातें जो है स्वीकार कर ली। भारत के व्यापारी सौराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल आदि से जो है दक्षिण पूर्व एशिया जाते थे। सौराष्ट्र से आने वाले व्यापारी प्रायः जैन होते थे, दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव तथा बंगाल से आने वाले बौद्धों की बहुतायत थी। तो इसमें सारे कथन आपके क्या है, सही है आपके। उसके बाद में जो है काला तथा समाज से संबंधित है। भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के संबंध में कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही नहीं है आपके। कौन से कथन सही नहीं है, तो ऐसी मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था दैवी शक्ति द्वारा जो है निश्चित की गई थी, यह सही है आपका। प्रत्येक वर्ण की न केवल जो है सामाजिक पहचान बल्कि अनुष्ठानिक पहचान भी थी, सही है आपका। और रामायण में वर्णित है कि दूसरे के धर्म को अपनाने के बदले जो अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाना अच्छा है, तो यह कथन जो है सही नहीं है। सिर्फ तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। सही नहीं क्योंकि रामायण नहीं बल्कि जो है भगवत गीता में यह जो है यह सिखाती है कि दूसरे धर्म को अपनाने के बदले जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए मर जाना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे धर्म को अपनाने का परिणाम संकटपूर्ण होता है, यह जो है भगवत गीता में लिखा हुआ है। प्राचीन भारत में हुए जो है सामाजिक परिवर्तन के अनुक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो गाय की रक्षा का कारण जो है राजा जो है गोपति कहलाता था, बेटी को जो है दुहित कहा जाता था, यह सही है आपका। बैलों को जो है ग्वाल कहा गया, यह कथन क्या है, गलत है, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि ग्वाल शब्द जो है बैल के लिए नहीं बल्कि भैंस के लिए प्रयोग किया गया है। ग्वाल आपके बैल के लिए नहीं भैंस के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक आर्यों को जो है गाय से इतनी घनिष्ठता थी कि जब उन्हें जो है भारत में भैंस को जो पहली बार देखा तो ग्वाल अर्थात गाय जैसे जो है बालों वाली जो है कहने लगे आपके, ठीक है। प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो पहला है कि द्विजों को जो है यज्ञोपवीत का जो अधिकार प्राप्त नहीं था, यह क्या है, सही है, उसको देखना है, तो यह सही नहीं है। दूसरा है कि शूद्रों को जो है की संज्ञा दी गई है, सही देखना, यह सही है आपके। ब्राह्मणों को जो है कर्ज पर ब्याज 2% मिलता था, यह भी कथन सही है। तो यानी पहला कथन सही नहीं है, दिए गए में दूसरा और तीसरा सही है और पहला सही नहीं, क्योंकि प्राचीन काल में जो द्विज शब्द का प्रयोग जो है संयुक्त रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए किया जाता था। उन्हें जो है वेद पढ़ने और जो है यज्ञो पवित्र जो है संस्कार पाने का अधिकार था, परंतु क्षुद्र इस अधिकार से वंचित थे, इसलिए पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। प्राचीन काल की सामाजिक वर्ण संरचना में जो है क्षुद्रों का स्थान निम्न था, उन्हें जो है अपने से ऊपर के जो है तीनों वर्णों की सेवा करनी होती थी। कुछ स्मृतिकारों ने जो है क्षुद्रों को दास के रूप में जो है प्रयोग किया, अतः उन्हें जो है अनागरिक की जो है
जो है संज्ञा दी गई थी आपके, ठीक है। प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के लिए जो है भुगतान की दर और जो है आर्थिक सुविधा अलग अलग निश्चित की गई थी। ब्राह्मणों को जो है कर्ज पर ब्याज 2% मिलता था, क्षत्रियों को 3%, वैश्यों को 4%, तथा शूद्रों के लिए 5% निर्धारित था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि वर्ण व्यवस्था के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका। तो कलयुग का लक्षण जो है विभिन्न वर्णों या जो है सामाजिक वर्णों के मिश्रण का जो है होना बताया गया है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। यह सही है आपका। वैश्य किसानों ने जो है कर चुकाना बंद कर दिया और जो है शूद्रों ने जो मजदूरी करना छोड़ दिया, ये भी कथन सही है। किसानों, शिल्पियों और मजदूरों को जो है शूद्रों की श्रेणी में रखा गया। उपयुक्त सारे कथन इसमें सही है आपका, ठीक। देखी जाए तो कलयुग की जो है लक्षण, कलयुग के लक्षण में विभिन्न वर्णों या जो है सामाजिक वर्णों के मिश्रण का होना बताया गया है, जिसे जो वर्ण संकर कहते हैं। इसका यह आशय है कि वैश्यों और शूद्रों यानी किसानों, शिल्पियों और मजदूरों ने अपने ऊपर सौंपे गए जो है उत्पादन कार्य करने जो है बंद कर दिया, अर्थात वैश्य किसानों ने जो है कर चुकाना बंद कर दिया और शूद्रों ने जो है मजदूरी करना छोड़ दिया। वे जो विवाह आदि जो है सामाजिक संबंधों में जो वर्ण संबंधी प्रतिबंधों की जो है उपेक्षा करने लगे। इन सभी रीतियों ने जो एक नई पद्धति का विकास किया आपका, ठीक है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में वर्णित उचित जीविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो ब्राह्मणों का कार्य जो है दान देना और लेना था, यह सही है आपका। क्षत्रिय का कार्य न्याय करना था, यह सही है। गौ पालन शूद्रों का कार्य था, यह कथन सही नहीं है, यानी सिर्फ तीसरा कथन सही नहीं है। देख सकते हैं तीसरा सही नहीं है क्योंकि गौ पालन का कार्य जो है वैश्यों का था, न कि शूद्रों का। वैश्यों को जो है 3 कार्य करने होते थे, जिनमें शामिल था कृषि, गौ पालन तथा जो है व्यापार का, जबकि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका थी तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना आपका, ठीक है। जाति एवं जो है सामाजिक गतिशीलता के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपका, ठीक है। वर्ण की भांति जो है जाति भी जन पर आधारित थी, सही है आपका। वर्ण की भांति जो है जातियों की संख्या भी निश्चित थी, यह गलत है आपका, सही नहीं है। जंगल में रहने वालों को जो है निषाद कहा जाता था, यह सही है आपका। सुवर्णकार जाति समूह का जो है प्रतिनिधित्व करता था, सुवर्णकार जो है जाति समूह का प्रतिनिधित्व करता था, यह सही है। सिर्फ दूसरा कथन आपके सही नहीं है कि देखिए जाए तो सही नहीं, क्योंकि जाति एवं जो है सामाजिक गतिशीलता के जो परंपरागत सिद्धांत में जो है 4 वर्ण बताए गए हैं, जबकि जातियों की जो है कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि वर्ण की जो है भांति जाति भी जो है जन पर आधारित थी। ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो अनेक नए समुदायों का जो है उदय हुआ है, जिन्हें जो वर्ण व्यवस्था में जो है समाहित करना सरल नहीं था, अतः उन्हें जो है जातियों में बांट दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा जो है व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी जो है श्रेणियों में भी जो संगठित किया जाता था आपका, ठीक है। चलिए आगे कि प्राचीन भारतीय समाज को जो है मध्यकालीन समाज में जो है बदलने के जो है कारणों में कौन शामिल था आपका। तो इसका मूल कारण जो है भूमि अनुदान था, ये भी है आपका। मूल वर्ण मूलक समाज का जो अत्यधिक कठोर होना, ये भी है आपका। भूमि अनुदान के कारण जो भूस्वामियों का उदित होना, ये सभी है आपके, ठीक है। भारतीय समाज को जो मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों में ये सारे जो है कारण शामिल है आपके। देख सकते हैं प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे जो मध्यकालीन समाज में जो है परिणत हुआ, उनका मूल कारण भूमि अनुदान की प्रथा की थी। भूमि अनुदान की प्रथा के फलस्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना हुई जिसमें जो है भोग विलासी जीवन और जो है नियत के कार्यों से जो है विमुख होना प्रमुख था। वर्ण मूलक समाज जिसमें जो है वैश्य और शूद्र सम्मिलित थे, इन्हें जो है उत्पादनात्मक क्रियाओं पर जो है संपूर्ण व्यवस्था निर्भर थी। लेकिन कलयुग संकट के फलस्वरूप यह व्यवस्था जो है एक नया रूप लेने लगी। भूमि अनुदान की प्रथा ने जो है भूस्वामी के उदय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राजाओं का जो प्रभुत्व क्षेत्र कम होता गया आपका, ठीक है। 6वीं-7वीं सदी के में जो सांस्कृतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो 7वीं सदी में जो संस्कृत के गद्य एवं पद की जो है अलंकृत शैलियों का जो है प्रचलन बढ़ा, यह सही है आपका। गद्य में जो है अलंकरण की जो है प्रकाष्ठा वान की जो है कृतियों में मिलती है, सही है आपका।
सही नहीं है, उसको देखना है। 7वीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल जो है प्रस्तर की बनाई जाती थी। यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है 7वीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल प्रस्तर की नहीं बल्कि जो है प्रस्तर तथा जो है कांसा के मिश्रण से निर्मित की गई थी आपकी, ठीक है। भारत के जो है सांस्कृतिक इतिहास में जो है पंचायतन शब्द किसे जो है निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द एक मंदिर शैली को निर्दिष्ट करता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्तोत्तर काल में जो है प्रचलित पंचायतन शब्द एक जो है विशेष प्रकार के मंदिर को जो है जो है निर्दिष्ट करता है। गुप्तोत्तर काल जो है धार्मिक परिवर्तनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस समय जो है पंच देवता ब्राह्मण, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव की जो है प्रचलित हुए। मुख्य देवता शिव या जो है किसी अन्य देव या देवी को जो है मुख्य मंदिर में जो है स्थापित किया जाता था, और इसके चारों ओर जो है बने 4 गौण मंदिरों में जो है 4 अन्य देवता स्थापित किए जाते थे। ऐसे ही जो है मंदिरों को जो है पंचायतन का दर्जा प्राप्त था आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि प्राचीन कालीन कला और साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो उत्तरी जो है काले पॉलिशदार जो है मृदभांड उन्नत अवस्था में थे, यह सही है आपका। बुद्ध की पहली मूर्ति जो है गांधार शैली में बनाई गई, ये भी सही है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंड में हुआ, यह कथन सही नहीं है, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंड में नहीं बल्कि जो है ईंटों से किया जाता था, और इसका जो है आरंभ गुप्त काल में ही हुआ। पहला दूसरा सही है कि प्राचीन भारत में जो है शिल्पकार सुंदर कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे। अशोक द्वारा बनाए गए अखंड प्रस्तर के स्तंभ अपनी जो है चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है, किंतु उनकी तुलना उत्तरी काले पॉलिशदार जो है मृदभांड से की जाती है। अतः यह अवस्था दर्शाते हैं कि यह मृदभांड अपनी जो उन्नत अवस्था में थे। भारतीय कला और यूनानी कला के मिश्रण से जो है जिस कला शैली का जन्म हुआ वह गांधार कहलाती है आपके, ठीक है। बुद्ध की पहली प्रतिमा गांधार शैली में ही निर्मित थी आपकी, ठीक है। चलिए आगे है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि प्राचीन कालीन जो है कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है कौन से कथन सही है आपके। तो प्राचीन जो है कालीन कृषि के संबंध में कौन से कथन सही देखने हैं, तो इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में किसान जो है शासकों और योद्धाओं को जो है नजराना देते थे, यह कथन सही है आपके। किसान जो है लोहारों, रथकारों और जो है बढ़इयों का जो है भेंट करते थे आपका, ये भी कथन सही है। उत्तर वैदिक काल में जो किसान वर्ग जो है बल कहलाने लगे, ये तीनों कथन आपके प्राचीन कालीन कृषि संबंध में जो है क्या है, सही है। प्राचीन कालीन कृषि के संबंध में सभी कथन सही है। उत्तर वैदिक काल में जो है किसान और अन्य लोगों के द्वारा जो है राजाओं और जो है योद्धाओं को जो है राजांश यानी जो है आपके नजराना दिया जाता था, जिसका उपयोग जो है राजा द्वारा ये योग यानी यज्ञ और जो है पुरोहितों के जो है संपोषण हेतु किया जाता था। किसान मुख्यतः जो है योद्धा वर्ग के रूप में जो है उभर रहे लोहारों, रथकारों और बढ़ई की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे तथा जो है उनका पेट भरते थे। वैदिक काल में जो किसानों की सेना ने जो है पशु चारक सेना का स्थान लिया और जो है धीरे धीरे सशस्त्र सेना के रूप में जो है संगठित हुए। उत्तर वैदिक काल में जो है किसान वर्ग बल अर्थात जो है सैन्य शक्ति कहलाने लगे। तो इस तरह से देखी जाए तो तीनों कथन क्या है आपके, सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है वैदिक साहित्य में किसी भी शब्द का जो है प्रयोग नहीं मिलता है आपके। किसका नहीं मिलता है, तो शिल्पियों के लिए मिलता है, मजदूरों के लिए जो है नहीं मिलता है आपका, गायों के लिए मिलता है, बढ़ई के लिए मिलता है, मजदूरों के लिए आपका जो है वैदिक साहित्य में किसी भी जो है शब्द का प्रयोग नहीं मिलता आपके मजदूरों के लिए आपका, ठीक है। धीरे धीरे जो है परिस्थितियां बदली और जो है मौर्य काल तक आते आते दास और जो है मजदूर बड़े जो है राजकीय कृषि क्षेत्रों में जो है कार्य करने लगे, जिसकी जो है जानकारी कौटिल्य की रचना जो है अर्थशास्त्र से मिलती है आपका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा कथन इसमें देखी जाए तो सही नहीं है आपका। तो पहला है कि भूमि अनुदान से जो है कृषि जो है पंचांग का जो है प्रचार हुआ, यह कथन सही है। भूमि अनुदान से जो है सुदूर दक्षिण और जो सुदूर पूर्व में जो है सभ्यता का विस्तार हुआ, यह भी कथन सही है।
आगे है कि पूर्व मध्य काल के ग्रंथों में जो क्षुद्रों को कृषक कहा जाने लगा, ये भी कथन सही है। सामंती ढांचे में जो है भूस्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की जो है दशा में सुधार हुआ, यह कथन आपका सही नहीं है। चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि 6ठी सदी के जो आसपास सामंती ढांचे में जो है भूस्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की जो है दशा सुधरने के बजाय और जो है बिगड़ गई। पूर्व मध्य काल में जो है राजस्थान में सती प्रथा का जो है प्रचलन जो है बढ़ा, लेकिन निचले वर्ग की जो है स्त्रियों को आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने और जो है पुनर्विवाह जो है करने में स्वायत्तता दी गई। सामंती ढांचे का उदय जो है भूमि अनुदान के जो है परिणाम स्वरूप उपजी एक जो है व्यवस्था थी। तो इस तरह से देख सकते हैं, चौथा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि प्राचीन भारत की नई कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। कौन से कथन सही है? तो ह्वेन सांग ने जो क्षुद्रों को कृषक बताया, यह क्या है? सही आपके। भूस्वामी समानता सभी वर्गों के होते थे, यह गलत है आपका, यानी पहला कथन सही है। तीसरा है कि कृषक को जो गांव अनुदान के रूप में दिया जाता था, यह कथन सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि भूस्वामी समानता सभी वर्गों में नहीं बल्कि जो ब्राह्मण होते थे आपका, जबकि इसमें कह रहा है सभी वर्णों के होते थे। तो इस तरह से दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन सही है। प्राचीन काल में नई कृषि अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, इसी क्रम में जो है ह्वेन सांग ने क्षुद्रों को जो है कृषक बताया। अतः इससे ज्ञात होता है कि क्षुद्र जो है कृषि मजदूरों और दासों के रूप में जो कृषि कार्य करना छोड़ रहे थे। ठीक है, 5वीं 6ठी सदी में जो जनजातीय क्षेत्रों में समानता गांव अनुदान में दिया जाता था। साथ ही जो है उस क्षेत्र के कृषक भी जो है इस व्यक्ति को जो है सौंप जो है दिए जाते थे, जिन्हें जो अनुदान में संपूर्ण गांव दिया जाता था आपका। ठीक है, आगे की गुप्तोत्तर कालीन कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो पहला कि इस समय जो कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो है बटाईदार या जो है गैर स्वामित्व प्राप्त किसान आ गए थे, सही आपके। कृषि भूमि अनुदान की जो है पद्धति को समर्थन प्राप्त हुआ था, तो दोनों कथन आपके क्या है? सही है। गुप्तोत्तर काल में जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब जो है भूस्वामी न तो स्वयं भूमि पर कृषि करते थे और न ही जो है प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलते थे। अब भूमि आबाद करने और जो है कर वसूली का जो है अधिकार बटाईदारों अथवा जो है गैर स्वामित्व प्राप्त किसानों को दिया गया था। कृषि भूमि अनुदानों की जो है प्रथा को नवोदित शासकों का समर्थन था आपका। ठीक है, उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके जो है कि विश्व में जो इस्पात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बनाने की कला सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी। तो कौन से कथन इसमें सही है? तो विश्व में सर्वप्रथम इस्पात बनाने की कला भारत में विकसित हुई थी, सही आपका। इस्पात बनाने की कला भारतीयों की जो भौतिक संस्कृति का घोतक था, ये दोनों कथन आपके सही है। विश्व में जो सर्वप्रथम इस्पात बनाने की जो है कला भारत में विकसित हुई। इस्पात बनाने की कला भारतीयों की जो भौतिक संस्कृति का घोतक है। इस्पात निर्माण ने जो है भारतीयों को निर्यात हेतु जो प्रोत्साहित किया, जिससे भारत का व्यापार जो यूरोपीय देशों तक जो है बढ़ा। प्राचीन काल में भारत से जो है परिष्कृत लोहे के निर्यात व्यापार को जो है आपके मिट गया है कहा जाता था आपका। ठीक है, चलिए आगे कि प्राचीन काल में प्रचलित विज्ञान एवं गणित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो भारतीयों ने जो है अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य का जो है प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ किया, सही है। अरबों के द्वारा जो भारतीय अंकन पद्धति को अपनाया गया, भी सही है। ईरानियों ने स्वयं अपनी जो है अंकमाला को जो है हिंदसा कहा, यह कथन तीसरा कथन सही नहीं है आपका, क्योंकि ईरानियों ने नहीं बल्कि अरबों ने स्वयं अपनी जो है अंकमाला को जो है हिंदसा कहा। पश्चिमी देशों में इस जो है अंकमाला का प्रचार होने के जो है सदियों पहले ही भारत में जो इसका प्रयोग किया जा चुका था आपका। ठीक है, ईसा पूर्व 2री सदी में जो है राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो है किसने जो है व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की आपके? तो आप स्तंभ ने की थी, यानी इस ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के लिए जो है प्रयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो है आपस्तंभ ने जो है व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। इस ज्यामिति में जो है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण का वर्णन किया गया आपका। ठीक है,
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है आपका? कौन सा सही नहीं है आपका? तो अर्थवेद में जो औषधियों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, यह सही है आपके। सुश्रुत संहिता में जो है सल विधि का वर्णन है, ये भी सही है आपके। चरक को जो है सल चिकित्सा का जनक माना जाता है, यह सही नहीं है। चरक संहिता में कुष्ठ और जो है मिर्गी का वर्णन है, यह सही है आपके। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में जो है आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान में जो है श्रुत को जो है सल चिकित्सा का जनक माना जाता है, न कि चरक को। प्राचीन भारत में वैद्यों ने जो है शरीर रचना विज्ञान, जिसे जो है एनाटॉमी कहते हैं, का अध्ययन किया और उन्होंने रोगों के उपचार हेतु जो है नई विधियों की खोज की तथा औषधियां भी बताई आपके। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो सुमेलित नहीं है आपके? तो बृहत संहिता पुस्तक के लेखक ब्राह्मीण थे, सही है। सुश्रुत संहिता आपके गौतम, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि लेखक आपके सुश्रुत ही हैं आपके। ठीक है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट अष्टाध्यायी पाणिनि, ये सही आपका। दूसरा कथन जो है सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है आपका, क्योंकि जो है सुश्रुत संहिता के लेखक जो है सुश्रुत है, न कि गौतम। सुश्रुत संहिता पुस्तक में जो है सुश्रुत ने जो है सल क्रिया के जो 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक में जो है मोतियाबिंद, पथरी तथा जो है अन्य कई रोगों का जो है सलोपचार बताया गया है। रोगों के उपचार के लिए जो है सुश्रुत ने जो है आहार और जो है सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही है आपका। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए और कितने युग कितने सही सुमेलित है इसमें। तो देखी जाए तो देवी चंद्र गुप्तम बिलहन, यह सही सुमेलित नहीं, यानी पहला सुमेलित नहीं है आपका। हमीर महाकाव्य जो है नय चंद्र सूर्य, यह जो है युग्म सुमेलित है, यानी दूसरा और चौथा ही सही सुमेलित है आपका। चौथा आपके नीति वाक्यामृत यानी सोमदेव सूर्य, यह जो है सुमेलित है। तो बाकी कोई सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखी जाए तो 2 और 4 सही सुमेलित है, क्योंकि हमीर महाकाव्य जैन विद्वान जो है नयचंद सूरी द्वारा लिखा गया है। यह जो है 15वीं शताब्दी में जो रचित संस्कृत महाकाव्य है। नीति वाक्य या अमृत 10वीं शताब्दी के जैन रचनाकार जो है सोमदेव सूरी की रचना है। इसमें जो है आर्क, आंगिरस, नारद, भरद्वाज, व्यास आदि के संबंध में उल्लेख मिलता है। पहला और तीसरा सही नहीं है, क्योंकि देवी चंद्र गुप्तम संस्कृत भाषा का एक जो है प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है। मिलिंद पंधो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना बौद्ध भिक्षुक नानसेन ने की थी। इसमें नानसेन एवं जो है इंडो ग्रीक शासन मिनांडर के मध्य संवाद का उल्लेख है आपको मिलिंद पंधो में। तो इस तरह से देख सकते हैं एक बार और इसको आपको।